Good evening, everyone. I, C. Ankit Goyal, Secretary of Ghaziabad Branch of CIRC of ICI, welcome you all on a study circle on discussion on Model Tenancy Act. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज के सिनेरियो में ऐसे बहुत सारे एक्ट आ गए हैं जिसकी हमें थोड़ी कम नॉलेज है। ऐसा ही एक एक्ट है मॉडल टेनेंसी एक्ट। तो उसके लिए बताने के लिए हमारे पास आज स्पीकर हैं हमारे CI योगेश गोयल जी। जैसा कि हम सब उन्हें रेरा एज आ रेरा एक्सपर्ट्स जो है जानते आए हैं और वो हमेशा अपनी डेलीब्रेशन रेरा पे देते आए हैं। आज वो हमें टेनेंसी एक्ट के बारे में जानकारी देंगे। इस एक्ट में लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बारे में टर्म्स एंड कंडीशंस को फिक्स किया गया है ताकि जो हमारे डिस्प्यूट अराइज होते हैं उनको अच्छे से रिजॉल्व करा सकें। ऐसे ही कोई इश्यूज आते हैं कि लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी को टेनेंट्स पे देना नहीं चाहता क्योंकि उसे डर होता है कहीं ऐसा ना हो रेंट के चक्कर में उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा वो टेनेंट जो है कब्जा कर लें। तो इसी चीज़ के डर की वजह से गवर्नमेंट हमारे लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट लाई। और बाकी डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं आज CA योगेश गोयल जी। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे CA योगेश गोयल जी के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा CA योगेश गोयल जी के लिए वो आएँ और अपना डेलीब्रेशन इस टॉपिक पे दें और हमें इस एक्ट के बारे में ढंग से जानकारी हमें दें। CA योगेश गोयल जी। नॉर्मली हम नॉर्मल प्रैक्टिस का एरिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हम नई चीज़ें करेंगे तो उनमें स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि जो फर्स्ट एंट्रेंट होता है वो लीड ले जाता है। और आप जो प्रोफेशन है आप उसकी स्थिति समझ ही रहेंगे कितना प्रेशर है। तो आपको नए एरिया के लिए एक नया एरिया ये भी है, द अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट। इसमें अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सर, ये एक्ट जो आया था इसका पर्पज है टू एस्टैब्लिश द रेंट अथॉरिटी एंड रेंट ट्रिब्यूनल फॉर रेगुलेटिंग रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस। देखिए, रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस में बड़ी दिक्कतें हैं। कोई भी पर्सन जो है वो अपना मकान जो है, मकान दुकान कोई भी है, वो किराए पर नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? लगता है कि ऐसा लगता है लोगों को कि भाई अगर हमने दे दिया किराए पर तो वो खाली नहीं होगा, जब हमें जरूरत होगी वो खाली नहीं होगा। और अगर वो किराए पर नहीं दी जा रही है तो कितना बड़ा उसका सोशल इम्पैक्ट है। सपोज कीजिए किसी पर्सन को एक शॉप में मतलब दुकान खोल ली है और उसे किराए की दुकान नहीं मिल रही है, तो उसका एक एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी थी वो खत्म हो गई। जो अर्निंग की अपॉर्चुनिटी थी लैंडलॉर्ड की वो उसने अवेल नहीं की। तो ऐसी स्थिति में और जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको कितना नुकसान हो गया इस चीज से, ये भी देखने वाली बात है। तो इसीलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो टेनेंसी एक्ट लेकर आए हैं, ये इसको रेगुलेशन के लिए लेकर आए हैं कि रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस को हम रेगुलेट कर सकें। दूसरी बात यह कि इस एक्ट के अंदर है क्या। इस एक्ट के अंदर जो है दो पार्टी होती है किसी भी प्रॉपर्टी को अगर जब रेंट पर दिया जाता है। नंबर 1 इज लैंडलॉर्ड और नंबर 2 इज टेनेंट। तो यहाँ पर जो है दोनों के राइट को इन्होंने प्रोटेक्ट किया है, चाहे वो लैंडलॉर्ड का राइट है चाहे वो बन चुका है। और ये 2021 के अंदर ये एक्ट बन चुका है। इससे पहले जो है यूपी गवर्नमेंट ने इसे ऑर्डिनेंस के थ्रू एप्लीकेबल किया था। तो जो ऑर्डिनेंस आया था वो आया था 11 जनवरी 2021 को, और बाद में इसको एक्ट जो है जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने पास कर दिया था। तो ये एक्ट बन गया था 9 अप्रैल 2021 से, लेकिन उसके जो प्रोविजंस एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल है 11 जनवरी 2021 से। ये किन किन एरिया पे एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है सर एवरी सिटी, जो सिटी एरिया जितने भी हैं यूपी के वो सब पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। जितने भी म्युनिसिपैलिटीज हैं, जो म्युनिसिपैलिटी के अंदर बाउंड्रीज हैं, म्युनिसिपैलिटी की बाउंड्रीज के अंदर जो भी एरिया आ रहा है उस पर ये टेनेंसी एक्ट एप्लीकेबल है। एवरी डेवलपमेंट एरिया, ऐसा डेवलपमेंट एरिया जैसे हमारे यहाँ गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो जो भी एरिया जिसका डेवलपमेंट की जिम्मेदारी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, जिसके लिए वो प्लानिंग करती है, उस एरिया पे ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है यूपी गवर्नमेंट क्या एवरी स्टेट गवर्नमेंट अपने कुछ स्पेशल एरियाज बनाती हैं स्पेशल डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट करने के लिए। जैसे आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है नोएडा है।
कि स्पेशल एक्ट के अंदर उसको बनाया गया और बाद में उसको अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट किया गया। एवरी स्पेशल डेवलपमेंट एरिया, जो रेस्पेक्टिव एक्ट है मैंने लिख दिया लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ उनको। इसके बाद है इंडस्ट्रियल एरिया, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, एवरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, उन पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। एवरी रेगुलेटेड एरिया, जो भी जिनको भी रेगुलेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। एवरी एरिया ऑफ आवास विकास परिषद, तो आवास विकास परिषद की भी कोई जो है प्रॉपर्टीज है वो भी इस एक्ट के अंदर कवर होंगी। और कोई भी एरिया, इसके अलावा कोई भी एरिया जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, उस पर ये रेंट एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब सर इसमें कौन कौन लोग हैं, इस टेनेंसी एक्ट के अंदर कौन कौन लोग हैं? इसमें है लैंड ओनर, या जिसे हम कहते हैं नंबर 1 लैंडलॉर्ड, नंबर 2 टेनेंट और लीजी या सब टेनेंट। सब टेनेंट भी तो होता है ना कि दुकान किराए पर ले ली, फिर उस किराएदार ने फिर आगे किराए पर दे दी, तो सब टेनेंट हो गया। इसके बाद है रेंट अथॉरिटी, जो एक रेंट अथॉरिटी बनेगी। रेंट कोर्ट का जो रेंट कोर्ट है वो यूपी में नहीं बनेगा, यहाँ पर सीधा जो है ये रेंट ट्रिब्यूनल बना दिया है। मतलब यूपी में क्या किया गया है कि रेंट अथॉरिटी और रेंट कोर्ट को मर्ज करके रेंट अथॉरिटी बना दी है। कि जो काम रेंट कोर्ट के और रेंट अथॉरिटी के थे, पहले जो मॉडल एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था उसमें तो अलग अलग डिफाइंड है, लेकिन यूपी में क्या किया, इन्होंने मर्ज कर दिया कि रेंट अथॉरिटी और रेंट कोर्ट एक ही होंगे, फिर उससे आगे रेंट ट्रिब्यूनल हो जाएगा। सर प्रीमाइसिस कौन कौन सी इस एक्ट के अंदर कवर है? इस एक्ट के अंदर कवर है, आपको एरिया तो पता लग ही गया है कि कौन कौन से एरिया पे एप्लीकेबल होगा। अब उसके अंदर जो आएंगी प्रीमाइसिस, नंबर 1 इन्होंने कहा रेजिडेंशियल, कि जिस प्रीमाइसिस का जो यूज है वो रेजिडेंशियल के लिए किया जा रहा है, वो जो है इस एरिया इस एक्ट के अंदर कवर हो जाएगी। दूसरा, ऐसी प्रीमाइसिस जो कमर्शियल यूज के लिए है, जो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज हो रही है, वो भी इसमें कवर होगी। थर्ड है एजुकेशनल, स्कूल हो सकता है, तो अगर वो कोई स्कूल भी किराए पर दिया जा रहा है, स्कूल की बिल्डिंग भी किराए पर दी जा रही है, तो वो भी इस टेनेंसी एक्ट के अंदर कवर होगी। और क्या एग्जम्प्ट किया हुआ है? इंडस्ट्रियल यूज, अगर इंडस्ट्रियल यूज के लिए लैंड दी जा रही है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए बिल्डिंग दी जा रही है, तो वो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं होगी। अब ये प्रश्न जो आ जाता है कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट के अंदर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसके अंदर जो है वो तो वहां जो है कवर कर रखा है और यहाँ पर एग्जम्प्ट कर रखा है। लेकिन आप यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का देखिए, तो वहां तो इंडस्ट्रियल भी है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, सब चीजें होती है ना। ये इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब केवल इंडस्ट्रियल एरिया थोड़ी होता है कि वहां पर रेजिडेंशियल भी बनाते हैं वो लोग और कमर्शियल भी बनाते हैं। तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो भी होगा या एजुकेशनल जो भी होगा, उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। और जो लैंड जो है इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए होगी, उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा जो भी हम जैसे इनकम टैक्स में पढ़ते थे हाउसिंग के अंदर कि बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू, तो वो सारी चीजें भी उस प्रीमाइसिस के लिए के साथ मानी जाएंगी और वो भी इसमें कवर हो जाएंगी। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि चीजें जो है वो अगर मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा। इसके अलावा जो भी, अब क्या होता है कि आजकल आपने सुना हुआ है कॉन्सेप्ट, जो सिंगल यूनिट होती है, क्या बोलते हैं उसको, फुली फर्निश्ड करके देते हैं बिल्डर्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स। हाँ, स्टूडियो अपार्टमेंट बनते हैं, मतलब आप चीजों को फुली फर्निश कर देते हो और तब आप उसे रेंट पर देते हो। तो वो जो फिटिंग्स लगी हुई हैं वो भी इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर आएंगी, मतलब वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्या होगा, उस प्रीमाइसिस का माना जाएगा। कौन कौन सी प्रीमाइसिस पे नहीं लगेगा? इन्होंने कहा रेजिडेंशियल, पहले तो कहा था रेजिडेंशियल, कमर्शियल पे लगेगा, और थर्ड इन्होंने कहा एजुकेशनल पे लगेगा। और कौन सी किस पे नहीं लगेगा? इंडस्ट्रियल पे नहीं लगेगा। अब किसकी प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगा वो भी बता रहे हैं। अब किसकी प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगा? अगर प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, लोकल अथॉरिटी की है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की है, या फिर स्टेचुरी बॉडी जो किसकी हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, या कंटोनमेंट बोर्ड की। कैंट एरिया समझते हैं ना? वैसे आपको मैं बता दूं कि कैंट एरिया खत्म करने जा रही है गवर्नमेंट। काफी जगह धीरे धीरे उन्होंने कैंट एरिया खत्म कर दिए हैं, उनको भी नॉर्मल लॉ के अंदर लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रस्ट है, अगर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है तो वो इस एक्ट के अंदर
नहीं आएगी। अगर ट्रस्ट को कमर्शियल एक्ट करनी होगी, अगर ट्रस्ट ने कोई टेनेंट एक्वायर कर लिया कि प्रॉपर्टी है ट्रस्ट के पास, वो कमर्शियल यूज कर रही है, तो भी वो नहीं आएगी। ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर द पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो भी इस एक्ट के अंदर नहीं कवर होंगी। कंपनी है, कोई यूनिवर्सिटी है या ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो सकता है, जो क्या कहती है कि भी मेरा एम्प्लॉई है, मैं उसको जो है रहने के लिए जगह दे रहा हूँ, नॉमिनल चार्ज पर जो है रेंट लेते हैं वो अपने एम्प्लॉय से, लेते हैं नहीं लेते, तो वो भी इसके अंदर कवर नहीं होंगे। इसके अलावा रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, वो भी इस एक्ट के अंदर कवर नहीं होंगे एज स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में अगर बताया जा रहा है तो वो जो है कवर नहीं होंगे, मतलब थ्रू नोटिफिकेशन ही एग्जम्पशन दी हुई है, वरना वो कवर हो जाएंगे। अदर बिल्डिंग एंड और कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग्स, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में स्टेट गवर्नमेंट समझे कि भी इनको हमें एग्जम्प्ट करना है, तो वो इस एक्ट से एग्जम्प्ट कर देंगे। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल यूज की प्रॉपर्टी है वो एग्जम्प्ट है, और इसके अलावा होटल, लॉजिंग हाउस, धर्मशाला, इन ये भी इस एक्ट के अंदर कवर नहीं होती, क्योंकि होटल का पर्पस क्या होता है, एक दो दिन के यूज के लिए। होटल है, धर्मशाला है, सब किस लिए यूज आती है, इन किस लिए यूज आते हैं, एक दो दिन, दो चार दिन के लिए यूज होते हैं, और फिर ये मतलब आदमी छोड़ के चला जाता है, तो ये सब चीजें कवर नहीं होंगी। लेकिन इन्होंने ये इसमें क्या लिखा कि अगर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ये वो जितने भी अगर ये चाहें, कौन, ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये गवर्नमेंट ये चाहे और जो टेनेंट है वो भी तैयार हो जाए, तो वो दोनों इस एक्ट के अंदर आ सकते हैं, फिर दोनों की सहमति से इस एक्ट के अंदर आप कवर हो सकते हैं। अब सर आते हैं कि चार्जेबिलिटी पे, एप्लीकेबिलिटी पे। देखिए अब क्या इफेक्ट है, सभी लोग जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसमें रेंट एग्रीमेंट भी लगाते हैं। अब उसका इम्पैक्ट समझ लीजिए सर कि इस एक्ट आने के बाद में क्या हुआ है। जो रेंट एग्रीमेंट है, नो पर्सन शेल लेट और टेक ऑन रेंट एनी प्रीमाइसेस एक्सेप्ट बाय एन एग्रीमेंट इन राइटिंग। नंबर 1, आपका एग्रीमेंट क्या होगा, कंपलसरी क्या कर दिया इन्होंने, एग्रीमेंट इन राइटिंग होना चाहिए कि बिना रिटन एग्रीमेंट के अब आप जो है अपनी प्रीमाइसेस को किराए पर नहीं दे सकते। एंड शैल बी इन्फॉर्म टू द रेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, और जो आपने प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है उनको आपको रेंट अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि जो भी आपने किराए पर दी है या ली है, मतलब बेसिकली बताने की जिम्मेदारी केवल लैंडलॉर्ड की नहीं है, यहाँ दोनों की जिम्मेदारी है कि दोनों साथ मिलकर स्टेट गवर्नमेंट को बताएंगे कि भाई ये हमने कि मैंने दी है और आपने ली है। बाय द लैंड ओनर एंड टेनेंट जॉइंटली विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट। 2 महीने के अंदर अंदर एग्रीमेंट करने के आपको इन्फॉर्म करना है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, कि ऐसे ऐसे ये रेंट की पर प्रॉपर्टी ली गई है या दी गई है। और अगर रेजिडेंशियल टेनेंसी 12 महीने से कम की बनाई जा रही है, जैसे आप लोग को पता है सब 11 महीने का एग्रीमेंट बनाते हैं, तो उस केस में रेंट अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं। लेकिन अब आप देखिए कि कमर्शियल वाले का क्या होगा, 11 महीने का एग्रीमेंट तो कमर्शियल का भी बनाते हैं ना, और एजुकेशन का भी बना सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो वो तो कंपलसरी हो गया आपको इन्फॉर्म करना स्टेट गवर्नमेंट को। इसका मतलब तो यही निकल कर आ रहा है ना, एग्जेम्पशन जो दी है 12 महीने से कम वाले के लिए वो केवल रेजिडेंशियल वाले के लिए दी है, यानी कमर्शियल वाले को आपको कंपलसरी इन्फॉर्म करना है स्टेट गवर्नमेंट को। अब इसका क्रक्स क्या निकल कर आया, जो हमने पिछली स्लाइड पढ़ी उसका क्रक्स मैं बता देता हूं कि एग्रीमेंट शुड बी, जो भी बनाओगे वो एग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए। एग्रीमेंट शुड बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन बिफोर रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी उसको रजिस्ट्रेशन के लिए उसके सामने प्रेजेंट करना है। UID विल बी जनरेटेड बाय द रेंट अथॉरिटी एंड विल बी रजिस्टर्ड। एक यूडिन उनको वो जनरेट करके देंगे, जैसे हम यूडिन जनरेट करते हैं तो ऐसे ही वो भी एक यूडिन जनरेट करेंगे और बताएंगे कि आपका ये एग्रीमेंट हमने इस नंबर से रजिस्टर्ड कर लिया है। इस एक्ट का बेनिफिट लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, कंपलसरी कराना पड़ेगा, तभी आपको इस एक्ट के बेनिफिट मिल सकते हैं।
और एग्रीमेंट जो है ये एविडेंस माना जाएगा। अगर आप रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो एविडेंस माना जाएगा ये कोर्ट के अंदर। अगर अब ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि भाई लैंडलॉर्ड जो है वो कहे कि भाई चलो ये एग्रीमेंट जो रजिस्टर्ड करते हैं, और जो टेनेंट है वो कहता है मैं नहीं रजिस्टर्ड कराता, या टेनेंट या लैंडलॉर्ड कहे मैं नहीं रजिस्टर्ड कराता और टेनेंट कहे मैं रजिस्टर्ड करा देता हूं। तो पहले 2 महीने का टाइम किसके लिए दिया हुआ है कि दोनों जॉइंटली करेंगे, और दोनों अगर जॉइंटली नहीं करते हैं तो उसके अगले 2 महीने के अंदर अंदर दोनों में से एक कोई भी जो है उस एग्रीमेंट को सबमिट कर सकता है गवर्नमेंट के पास में, रेंट अथॉरिटी के पास में। If no agreement submitted jointly, then landlord and tenant shall be individually liable for submission of agreement within 1 month after lapse of 2 months। 2 महीने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर जो है इनको वो एग्रीमेंट कोई भी करा सकता है रजिस्टर्ड। तो उसका इफेक्ट वही माना जाएगा कि एग्रीमेंट जो है रजिस्टर्ड है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है इस एक्ट के एप्लीकेबल लगने के विदिन 3 मंथ्स जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएगी जहां पर हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब क्या होगा सर, जो बहुत सारे गड़े मुर्दे उखड़ेंगे इससे। गड़े ये डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आज की डेट में? है, अवेलेबल है, आवास बंधु के नाम से है, वहां पर मिल जाएगा आपको। और रेंट अथॉरिटी किसको बनाया गया फिर? वो आगे डिस्कस करते हैं कौन रेंट अथॉरिटी होगी। जो आप बोल रहे हो कि दोनों जॉइंटली करेंगे तो दोनों अपना अपना रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअली करेंगे। वो ऐसा है कि यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाता है और आधार और पैन नंबर जो डिटेल जाएगी, ओटीपी आ जाएंगे। फिर तो दोनों को रजिस्ट्रेशन अलग-अलग कराना है या एक साथ ही होगा ना, फर्स्ट में तो जॉइंटली होगा ना, हाँ वही। तो दोनों अपनी कंफर्मेशन भेज देंगे ओटीपी से। अब इसके बाद में क्या है कि अब इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि भाई हर एग्रीमेंट को आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, हर एग्रीमेंट रिटर्न होना है। लेकिन आप उनका क्या करें, जो एग्रीमेंट जो है वो इस एक्ट लगने से पहले के हैं या एग्रीमेंट हुए ही नहीं है, वर्बली चले आ रहे हैं, उन केस में क्या करें। उसके लिए वे आउट दिया हुआ है इन्होंने कि अगर इस एक्ट से पहले आप टेनेंसी क्रिएट कर चुके थे, किराएदारी क्रिएट कर चुके थे, तो ऐसी स्थिति में विद इन 3 मंथ जब ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप क्या कीजिए, उस रिटन एग्रीमेंट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप जो है सबमिट कर दीजिए, किस पर, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसको सबमिट कर दीजिए दोनों मिलकर। अगर आपके पास में जो है रिटन एग्रीमेंट अवेलेबल नहीं है, बनाया नहीं है, तो क्या करना है, तो फिर बनाइए। दोनों की जिम्मेदारी है कि उस रिटन एग्रीमेंट को बनाएं और फिर क्या करें, उसको सबमिट करें। यानी जितनी भी ये 50 रुपए वाली और 10 रुपए वाली और 100 वाली दुकान भी चल रही है ना, उनके लिए भी कंपलसरी हो गया कि पहले वो एग्रीमेंट रिटर्न में बनाए और फिर यहां पर सबमिट करें। अब इसके अलावा क्या होगा, ऐसी टेनेंसी जो क्रिएटेड की गई हैं इस एक्ट के एप्लीकेबल होने से पहले, लेकिन जहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं है उनके, क्योंकि जो जिनके रिटर्न एग्रीमेंट है उनमें तो कोई दिक्कत है नहीं, जिनके नहीं है उनका क्या होगा। बोथ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट हैज टू फाइल पर्टिकुलर्स ऑफ टेनेंसी with the rent authority within 1 month individually। जब 3 महीने गुजर गए और दोनों ने रजिस्टर्ड नहीं कराया तो फिर क्या होगा, वही अगले 1 महीने के अंदर आप इंडिविजुअली भी फाइल कर सकते हैं। अगर लैंडलॉर्ड फाइल करता है, अब बड़े मजे की चीज देखिए कि मतलब इस एक्ट की खूबसूरती देखिए कि लैंडलॉर्ड ने, अगर वो टेनेंट नहीं आया फाइल करने के लिए और लैंडलॉर्ड ने डिटेल फाइल कर दी, उसको ये राइट है कि वो जो है इस एक्ट के अंदर केस फाइल करके उस प्रॉपर्टी को खाली करा ले। कितना बड़ा राइट मिल गया आपको। जो दुकानें 50-50 साल से जो है वो चल रही हैं और किराया नहीं दे रही हैं, तो अगर आपके पास में इस एक्ट के अंदर जो है आप इस एक्ट की प्रोविजंस को यूज करके आप उसे खाली करने का नोटिस दे सकते हो। फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर फर्स्ट 3 मंथ के अंदर। 3 मंथ्स के बाद गया तो नहीं मिलेगा भाई आप कर दो अपनी तरफ से अप्लाई, उसको नोटिस, पहले तो नोटिस देना पड़ेगा ना। इफ लैंडलॉर्ड फाइल्स दैट पर्टिकुलर्स विद इन 1 मंथ एंड टेनेंट डू नॉट फाइल द पर्टिकुलर्स, देन लैंडलॉर्ड कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर इवेक्शन ऑन द ग्राउंड अलोन। इसी ग्राउंड पे जो है वो प्रॉपर्टी को खाली करा सकता है। रेंट अथॉरिटी में डिसाइड इंटरिम रेंट, और जब तक वो चलता रहेगा, जब तक केस चलता रहेगा,
आप रेंट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन और लगाएंगे कि जी हमें इस पीरियड का इंटरेस्ट और दिला दीजिए, वो रेंट और दिला दीजिए, सॉरी। जब तक ये केस चले तब तक का रेंट वो डिसाइड करेगा और वो ऑर्डर करेगा कि भाई आप इतना रेंट जो है दे दो। सर ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट जो टेनेंसी एक्ट को आप रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट में से पढ़ नहीं रहा हूँ, इसमें बेसिक चीजें ही पूछी जा रही हैं, वो आप देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने हैं, सिग्नेचर दोनों के होने हैं इसमें भी, ठीक है। फोटो लगने हैं टेनेंट के, टेनेंसी एग्रीमेंट लगना है आपका, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फोटो आईडी ऑफ लैंडलॉर्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फोटो आईडी ऑफ टेनेंट। और अगर ऐसा होता है ना जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी तो किराए का काम करती हैं, तो उनके केस में तो पॉसिबल नहीं है ना कि मालिक ही आएगा हर चीज के लिए उठने के लिए। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है प्रॉपर्टी मैनेजर का। तो प्रॉपर्टी मैनेजर जो है वो अपॉइंट करना हो तो उसकी डिटेल भी साथ साथ ही रजिस्ट्रेशन के साथ डालनी पड़ेगी, जिससे कि ये पता लगेगा कि लैंडलॉर्ड के बिहाफ पर कौन करेगा, प्रॉपर्टी मैनेजर डील करेगा। अब सर जो पीरियड ऑफ टेनेंसी क्या होता है कि कितने समय के लिए किराएदारी मानी जाएगी, किराएदारी कितने समय के लिए मानी जाएगी। तो अगर आपके पास एग्रीमेंट है, फर्स्ट पैरा जो फर्स्ट नंबर है, पीरियड ऑफ टेनेंसी गिवन इन ओरिजिनल एग्रीमेंट, आपने वो एग्रीमेंट बनाया, उसमें लिखा कि जी हमने इतने महीने के लिए या इतने साल के लिए हमने किराए का एग्रीमेंट किया है, तो वही पीरियड मान लिया जाएगा क्या कि आपने कितने महीने के लिए, मतलब कितने पीरियड के लिए किराए पर प्रॉपर्टी दी है, और रेंट कितना होगा जो कि आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। बेसिकली ये रेंट का जो मैंने कॉलम डाला है ना आगे, ये अलग अलग सेक्शन में डाला हुआ है, लेकिन मैंने इसको साथ में ही क्लब कर दिया है समझने के लिए। दूसरा है कि आपकी एग्रीमेंट चल रहा था, अब वो एग्रीमेंट आपने वो एक्सपायर हो गया या उसके एक्सपायर होने से पहले आपने रिन्यू कर लिया उसको, तो जैसे ही वो रिन्यू होगा तो रिन्यू में आपने टाइम लिख दिया होगा, नया टाइम लिख दिया होगा कि अब कितने साल के लिए हो गया, तो वो नया टाइम मान लिया जाएगा। और रेंट कितना मिलेगा, एज पर एग्रीमेंट मिलेगा, जितना भी आपने एग्रीमेंट में लिखा होगा। जो इंटरिम रेंट की बात बोली थी आपने, इंटरिम रेंट की बात बोली थी आपने, तो वहाँ पे यही वाला रेंट मिलेगा या कोर्ट डिसाइड करेगी रेंट? कोर्ट तो जब डिसाइड करेगी जब डिस्प्यूट चल रहा है, जब आपके आपस में सहमति चल रही है फिर कोर्ट क्यों आएगा बीच में। जब उस पीरियड में जब उसने आया नहीं टेनेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, हाँ तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा ना उस फिर। टाइम पे ये वाला रेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, तो कोर्ट डिसाइड करेगा वाला। नहीं ये तो यहाँ तो जो पहले दो क्लॉजेज हैं उसमें ये लिखा हुआ है ना कि जब सब चीज सहमति से चल रही है, डिस्प्यूट के केस में डिस्प्यूट के केस में वहां डिसाइड होगा। तीसरा क्या है, तीसरी चीज सबसे मजे की है जो इस लॉ को बताती है कि कितना स्ट्रॉन्ग लॉ है। टेनेंसी एग्रीमेंट, सॉरी टेनेंसी एक्सपायर्ड, टेनेंसी एग्रीमेंट आपका खत्म हो गया, एंड नो एग्रीमेंट, नया कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ आपका, नो न्यू एग्रीमेंट रिन्यूड, प्रीमाइसेस हैज नॉट बीन वेकेटेड बाय टेनेंट, और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसे खाली नहीं किया गया, तो इसमें इस केस में क्या होगा, टेनेंट शैल बी टेनेंट इन डिफॉल्ट, जो किराएदार है वो डिफॉल्टर बन जाएगा। अब क्या होगा, पहले 2 महीने उसको जो रेंट वो पहले पे कर रहा था उस पर डबल रेंट पे करना पड़ेगा। आप समझिए कितनी बड़ी बात हो गई थी, जो जितना रेंट आपने पहले तय किया था उसका डबल रेंट वो पे करेगा, और वो 2 महीने के अंदर फिर भी खाली नहीं करता है तो फिर 4 गुना रेंट पे करेगा। तो यानी आपकी प्रॉपर्टी उसके लिए क्या होगा भाई, अगर सपोज करो कोई प्रॉपर्टी का रेंट 10,000 रुपए है, उसे 40,000 रुपए देना पड़ जाए तो उसके लिए वायबल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। अगर नहीं भी दे रहा तो आप कोर्ट्स के थ्रू जो है कराओगे कि इस सेक्शन में ये प्रोविजन दिया हुआ है, आप जो है इसको इफेक्ट कराओ। तो ये लैंडलॉर्ड के लिए जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया, और टेनेंट के लिए मुश्किल वाली चीज होगी कि अगर उसने एग्रीमेंट को जो है एग्रीमेंट के प्रोविजन को नहीं माना तो उसके लिए बड़ी दिक्कत क्रिएट होगी कि पहले 2 महीने डबल रेंट पे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में 4 गुना रेंट पे करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, आपने जो है प्रॉपर्टी किराए पर दी, पता चला कि आपने जिसको किराए पर दी उसने एक किराएदार और बैठा लिया वहां पर, ये बड़ा कॉमन था। अब इन्होंने क्या कर दिया कि ये बैन कर दिया, कहा कि अगर आप सबलेटिंग करना चाह रहे हैं तो पहले आप नया एग्रीमेंट बनाओ, उसको रजिस्टर्ड कराओ, तभी आपको जो है आप सबलेटिंग अलाउ है, यानी बिना लैंडलॉर्ड की मर्जी के सबलेटिंग पॉसिबल नहीं है। अगर ओरिजिनल एग्रीमेंट में सबलेटिंग अलाउ कर रखी है
तो वो शायद सप्लीमेंट्री नहीं, वो ओरिजिनल एग्रीमेंट फिर तो डिस्प्यूट ही कहाँ रह गया, आपको बिना बिना बताए अगर की जा रही है तो। इसके बाद में ये है कि रेंट अथॉरिटी को विद इन 2 मंथ जो है ये सबलेटिंग एग्रीमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ रेंट पेबल, अब इसमें भी डिस्प्यूट हो सकते हैं सर, आपने एग्रीमेंट में लिखा है तो जितना रेंट है उतना ही मिलेगा। इसके अलावा क्या हो सकता है कि मतलब सपोज करो 5 साल के लिए आपने किराए पर दे दी और मिड में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ कि आप उस प्रीमाइसिस में कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, कुछ एडिशन करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर में कुछ अल्टरेशन करना चाहते हैं, और आफ्टर द जो लैंडलॉर्ड कराना चाहता है कब, टेनेंसी स्टार्ट होने के बाद में, यानी मिड में करा रहा है कभी भी, और दोनों पार्टियों के बीच में प्रायर एग्रीमेंट हो जाता है। किसके बीच में, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, कि भाई मैं ये काम कराना चाह रहा हूं, तो अब जो नया रेंट होगा वो दोनों आपस में डिसाइड करेंगे, वो रेंट एप्लीकेबल हो जाएगा। और जब वो काम पूरा होगा, जो भी अल्टरेशन है, एडिशन है, उसका रेंट जो है वो 1 महीना, जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा उसके 1 महीने बाद से स्टार्ट नया रेंट स्टार्ट हो सकता है, उससे पहले नया रेंट स्टार्ट नहीं हो सकता। इसके बाद क्या है कि अगर डिस्प्यूट हो जाता है रेंट को लेके लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, तो ऐसी स्थिति में दोनों में से कोई भी पार्टी जा सकती है रेंट अथॉरिटी के पास में कि भाई हमारा किराया फिक्स कर दो, और रेंट अथॉरिटी उस किराए को फिक्स करेगी, और रेंट अथॉरिटी के हिसाब से ही जो है वो किराया फिक्स हो जाएगा, और रेंट अथॉरिटी ही जो है अपना ऑर्डर देगी कि किस कंडीशन में क्या किराया जो है वो लगेगा, और टर्म कंडीशन जो होंगी किराए की वो सारी जो है वो मान ली जाएंगी रेंट अथॉरिटी का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से। अब जैसे इसके बाद में क्या है सर, जैसे कोरोना आ गया था, फोर्स मेजर कंडीशंस आ गई, ऐसी स्थिति में, और सपोज करो आपका रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर कर गया बीच में, फोर्स मेजर कंडीशन आ गई और रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर कर गया, तो भी जो है आपको वो पुराना किराया ही देना है। कब तक, जब वो फोर्स मेजर खत्म होगा उसके 1 महीने बाद, 1 महीने तक जो है वो पुराना किराया ही चलता रहेगा, आप किराया नहीं बढ़ा सकते, या वो जो कंडीशन है ना कौन सी वाली, डबल वाली या 4 टाइम्स वाली, वो एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके बाद में सर अब जो पुरानी वाली प्रॉपर्टीज थी 40-50 साल वाली, 10 रुपए रेंट वाली, उसके लिए भी इन्होंने इलाज ढूंढ दिया। इसमें इन्होंने क्या कहा, ये सर थोड़ा देखने वाली बात है, मतलब ये सही बात पूछिए तो जो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसमें, तो यही इसका मेन वो है कि आप किसी को बुलाकर कहेंगे भी मैं तेरा ये काम करा के दूंगा, तो वो फीस दे के जाएगा, क्योंकि आप समझिए कि जो 50 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, 40 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, जिसका किराया कुछ भी नहीं मिल रहा उसे, और यहाँ पर हम उसे करवा पाए तो उसके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अमाउंट ऑफ रेंट पेबल, अब गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो पुराना किराया चलता आ रहा है, सपोज करो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, जो मार्केट रेट से है ही नहीं, तो उसको भी रिवाइज किया जा सकता है। वो रिवाइज करने का इन्होंने सिस्टम में बता दिया कि यहाँ पर इस तरह से रिवाइज करना है, आपको कैलकुलेशन करके देनी है। क्या बताया उन्होंने, इफ रिटन एग्रीमेंट, सॉरी, अमाउंट ऑफ रेंट पेबल अंडर सेक्शन 8, 9, 10, calculation of revised rent in special cases where premises has been let out before commencement of this act, कि पहले से ही जो है वो किराए पर दी गई है इस एक्ट के एप्लीकेबल होने से पहले। इफ रिटन एग्रीमेंट इज देयर, अगर पहले से रिटन एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के हिसाब से आपका रेंट डिसाइड हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और अगर आपका रिटन एग्रीमेंट नहीं है, आपका रिटन एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, और आपने जगह जो है किराए पर दे रखी है, उस केस में क्या होगा, अगर वो जो डेट है आपकी जब आपने किराए पर दी थी उस प्रॉपर्टी को, अगर वो आ रही है 15 जनवरी 1972, सॉरी 15 जुलाई 1972 से पहले की, तो आपकी जो कट ऑफ डेट मान लेंगे कि किस दिन किराए पर दी है आपने, 15 जुलाई 1972। वो डेट क्यों इन्होंने मेंशन की हुई है, क्योंकि इस दिन जो है रेंट कंट्रोल एक्ट लगा था, कि सपोज करो आपने 1950 में किराए पर दे दी थी कोई प्रॉपर्टी, तो भी उसकी ड्यू डेट ऑफ जो है रेंट मानी जाएगी 15 जुलाई 1972, ठीक है। और अगर जो है आपने किराए पर दिए 15 जुलाई 1972 के बाद में, तो जिस दिन आपने किराए पर दिए वो मान ली जाएगी,
ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अब हम क्या करेंगे, हमें रिवाइज रेंट जो है कैलकुलेट करना है। तो रिवाइज रेंट हम कैलकुलेट करेंगे 1 साल बाद, जिस दिन हमारी ड्यू डेट है उस दिन से 1 साल बाद हम रिवाइज रेंट जो है कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम करते जाएंगे। सपोज कीजिए मैंने 1980 में जो है कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी, तो मैं जो रेंट का इंक्रीज करूंगा कब से करना है मुझे, 1 साल बाद से, यानी 1981 से। और मुझे कैलकुलेट कैसे करना है कि हर साल मुझे कंपाउंडेड बेसिस पे 5% रेंट बढ़ाना है। 1981 से मैं हर साल 5% कंपाउंडिंग रेंट जो बढ़ाता जाऊंगा, और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 7% बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा वो आज का रेंट निकल आएगा कि जिस रेट पे मेरा एग्रीमेंट होना चाहिए, किससे, अपने टेनेंट से। अब इसके बाद में क्या होगा, अगर मैंने कभी 1972 के बाद में 15 जुलाई 1972 के, सपोज करो मैंने 1980 में जो है मैंने जो है एग्रीमेंट किया था, रेंट एग्रीमेंट पहली बार किया था, मतलब मैंने जो है वो किराए पर दी थी, मेरा एग्रीमेंट तो था नहीं। फिर मैंने जो किराया बढ़ा दिया वो 1986 में बढ़ा दिया। तो अब मुझे जो कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी वो कब से देखनी पड़ेगी, 1981 से या 87 से देखनी पड़ेगी कि जब आपने किराया रिवाइज कर दिया तब उसके भी 1 साल बाद से आप जो है फिर वो 5% से लगाना स्टार्ट कर दो, 5% से या 7% से लगाना स्टार्ट कर दो। रेंट इज रिवाइज्ड फॉर फर्स्ट 2 ईयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब क्या होगा कि सपोज करो आज आप रेंट एग्रीमेंट जो है रजिस्टर्ड करा रहे हो, तो आपको आज का रेट आ जाएगा, यही रेंट अगले 2 साल तक चलता रहेगा, इसी रेट। अब आपको इसी रेट पर रेंट मिलेगा, जो इस तरह से हमने कैलकुलेशन करके निकाला है। और जितना उस पर फर्क पड़ा, मतलब सपोज करो मेरा जो है मुझे 100 रुपए महीना का रेंट मिल रहा था पहले, और अब जो रेट निकल कर आया 500 रुपए निकल कर आया, यानी हर महीने कितने रुपए बढ़ गए मेरे, 400 रुपए। तो 1 साल में कितने हो गए, 4800 रुपए, और 2 साल में कितने हो गए, 9600 रुपए। तो उसका 50% तो पहले साल में देगा वो मुझे, और 50% अगले साल में देगा। मतलब एकदम से उसके ऊपर बर्डन ना पड़े। मैं पुराना किराया क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन मैं फ्यूचर में जो है मांग ले सकता हूं उसको। जो पुराना किराया था मेरा आज की डेट से पहले का एग्रीमेंट का, मैंने कैलकुलेशन के लिए बढ़ाया केवल रेंट अपना, लेकिन मैं उसे केवल फ्यूचर ईयर के लिए मांग सकता हूं, मैं पीछे वाला नहीं मांग सकता उससे रेंट। नहीं तो अगले 2 साल फिर पुराना रेंट ही चलता रहेगा, पुराना रेंट प्लस 50% जितना मेरा एक्सेस हो गया वो 2 साल के अंदर मुझे देगा, और फिर आगे से फिर रेगुलर हो जाएगा। 3rd ईयर से इंक्रीज रेंट हुआ, समझ लो। अब क्या है, जैसे गवर्नमेंट, हमने वो पढ़ा था कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज और ये एग्जम्प्टेड में डाल दी कि इन पे आप जो है रेंट टेनेंसी एक्ट नहीं लगा सकते, हम या दोनों अगर सहमत हो तो लगा सकते हैं। उनका किराया भी ऐसे ही बढ़ेगा, 5% कंपाउंडिंग या 7% कंपाउंडिंग। अब मिलेगा कैसे वो, तो टेनेंट जो लैंडलॉर्ड है उसको एक नोटिस इशू करना पड़ेगा टेनेंट को 30 दिन के अंदर अंदर कि भाई आप जो है मुझे रिवाइज रेंट पे करोगे आगे से। टेनेंसी एग्रीमेंट शैल बी डीम्ड एज अमेंडेड ऑटोमेटिकली फॉर रेट ऑफ रेंट। टेनेंसी एक्ट को ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि वो क्या हो गया, रिवाइज हो गया। और अगर आप नया एग्रीमेंट नहीं कर रहे, मतलब जो 2 साल का पीरियड निकलने के बाद में नया एग्रीमेंट नहीं हो रहा है या रेट डिसाइड नहीं कर पा रहे, अगर आपका रेंट का रेट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप रेंट अथॉरिटी के पास जाइए, वो आपका रेट डिसाइड करेगा कि क्या रेट उस प्रॉपर्टी के रेंट का मिलेगा आपको। अब आती है सर सिक्योरिटी की बात। अभी कोई अगर आपने बेंगलोर में कोई रहा हो, वहाँ सिक्योरिटी कितनी होती है पता है? फर्निश्ड में ज्यादा होता है, मुंबई में, बेंगलोर में तो कितनी सिक्योरिटी लेते हैं? 6-6 महीने तो ले ही लेते हैं सामने। अगर 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है तो पता चला 20 लाख रुपए की सिक्योरिटी मांग ली उसने, 20-30 लाख रुपए की सिक्योरिटी लेते हैं वहां पर। तो यहां इन्होंने कैप कर दिया
कि भाई अगर आप रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस किराए पर दे रहे हैं तो मैक्सिमम आप जो है 2 मंथ्स की जो है सिक्योरिटी ले सकते हैं। और अगर प्रीमाइसेस है, अगर कमर्शियल है या एजुकेशनल है, तो मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं? 6 महीने की। इससे ज़्यादा की आप जो है सिक्योरिटी नहीं ले सकते। और इसके अलावा जब टेनेंट खाली करेगा तो आपको सिक्योरिटी मनी विदिन 15 डेज वापस करनी है, नहीं करोगे तो ब्याज और देना पड़ेगा आपको उसमें। अगर कोई ड्यू है आपका किस पर? टेनेंट पर, तो वो काट के आपको वापस करनी है। अब आती है सर राइट्स एंड ड्यूटीज। लैंडलॉर्ड के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या टेनेंट के राइट्स हैं और क्या टेनेंट की ड्यूटीज हैं। जो आप रेंट एग्रीमेंट बनाओगे सब वो 2 कॉपी में बनाओगे और दोनों को एक एक कॉपी दोगे। मतलब जैसे स्टाम्प पेपर तो एक ही लगता है, तो आप उसकी दूसरी सर्टिफाइड कॉपी बना लोगे और दोनों पार्टियां उस पर साइन करके देंगी। ठीक है। लैंडलॉर्ड की ये जिम्मेदारी है कि वो जब उसे पेमेंट मिलेगी तो उसकी वो रिसिप्ट इशू करके दे। ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? लैंडलॉर्ड की है। जो प्रीमाइसेस है उसको गुड कंडीशन में रखने की जिम्मेदारी किसकी है? लैंडलॉर्ड की है। इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चरल रिपेयर है, कोई भी चीज अगर खराब हो गई है तो उसको ठीक करने की, उसको जो है जो डैमेज हुआ है कुछ भी है, अगर किसी भी वजह से डैमेज हुआ है तो वो ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? लैंडलॉर्ड की है। लेकिन अगर वो टेनेंट की गलती से हुआ है डैमेज, तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी आ गई? ये टेनेंट की आ गई है। उसकी जिम्मेदारी ये भी कि वाइट वॉश कराए, पेंटिंग कर, वॉल पे कराए पेंटिंग कराए, डोर पे पेंटिंग कराए, विंडो पे पेंटिंग कराए। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है लैंडलॉर्ड की। टू डू चेंजिंग एंड प्लम्बिंग पाइप्स विद नेसेसरी व्हेन नेसेसरी, जब भी जरूरत हो इन कामों को कराए। टू डू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड रिलेटेड मेंटेनेंस व्हेन नेसेसरी, जब भी जरूरत हो वो इस सब चीजों को पूरा कराए। कॉमन फैसिलिटीज अगर दोनों शेयर कर रहे हैं, कौन कौन? लैंडलॉर्ड और टेनेंट, तो ये जो है उसका मेंटेनेंस जो होगा एज पर एग्रीमेंट होगा कि कौन करेगा। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जी इसका एग्रीमेंट अगर लैंडलॉर्ड करेगा तो लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है, और टेनेंट की जिम्मेदारी, टेनेंट के लिए लिखा है तो टेनेंट करेगा, और दोनों की लिखी है तो फिर दोनों करेंगे। अगर टेनेंट रिपेयर वर्क नहीं कराता तो उस जो जिम्मेदारी किसकी थी? टेनेंट की थी। तो वो जो है उस रिपेयर वर्क को लैंडलॉर्ड करा सकता है। उसके जो पैसे हैं, जो सिक्योरिटी मनी पड़ी हुई है, उसमें से उस पैसे को काट सकता है। सबसे बड़ा राइट सर, बहुत बड़ा राइट है, अगर किसी लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है और प्रीमाइसिस किराए पे चल रही होती है तो क्या होता है? सक्सेसर जो है स्टेप इनटू द शूज ऑफ, ठीक है जी, किराया उसे मिलता रहेगा जो भी सक्सेसर होगा। इसमें एक प्रोविजन और दिया हुआ बढ़िया वाला। इन्होंने ये कहा कि भाई अगर सपोज कीजिए किसी लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद में जो सक्सेसर है वो ये कहता है कि अब मेरा सपोज करो एग्रीमेंट है मेरा 5 साल का, मेरा 5 साल का एग्रीमेंट है और पहले साल में ही लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है और सक्सेसर ये कहता है कि ये प्रीमाइसेस भाई मुझे अपने काम के लिए चाहिए, तो एग्रीमेंट 5 साल का होते हुए भी वो 1 साल के बाद में, मतलब वो जो है वो अप्लाई कर सकता है रेंट अथॉरिटी के पास में कि ये मुझे प्रीमाइसेस खाली करा कर दो, बिना किसी जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट के उसको वो खाली करनी पड़ेगी। आप देखिए कितना बड़ा राइट आपको मिल गया। आगे डिस्कस करेंगे उसको। इसके बाद में क्या है, लैंडलॉर्ड को जो है ऐसा नहीं है कि लैंडलॉर्ड जब चाहे वो प्रीमाइसेस में घुस जाए, ऐसा नहीं है। 24 घंटे पहले उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैं आना चाहता हूँ यहाँ पर, और किस लिए आना चाहता हूँ वो भी बताना पड़ेगा कि मैं रिपेयर और रिप्लेसमेंट वर्क के लिए आना चाहता हूँ या मैं इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ कि भाई ये जो प्रीमाइसेस है हैबिटेबल कंडीशन, हैबिटेबल समझते हैं जहाँ पर आप रह सकते हैं या काम कर सकते हैं, ऐसी कंडीशंस हैं या नहीं है, या किसी भी रीजनल पर्पस के लिए आ सकते हैं। और लेकिन उसमें भी कंडीशन क्या है कि आप जो है सनराइज के बाद में और सनसेट से पहले तक ही जा सकते हैं,
उसके बाद नहीं जा सकते। यानी आप जो है डे टाइम में जा सकते हैं, आप नाइट में वहाँ नहीं जा सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है लैंडलॉर्ड के ऊपर। अगर लैंडलॉर्ड ने कोई प्रॉपर्टी मैनेजर अपॉइंट कर दिया, मैंने खुद नहीं करता, वो कोई अपना मैनेजर अपॉइंट कर लिया, तो उसके बारे में उसको बताना पड़ेगा किसको, टेनेंट को। लैंडलॉर्ड का राइट है, सपोज कीजिए केस चल रहा है, डिस्प्यूट हो गया लैंडलॉर्ड और टेनेंट में, और टेनेंट जो है वो पैसे नहीं दे रहा, किराए के पैसे नहीं दे रहा, तो वो एप्लीकेशन लगा सकता है रेंट अथॉरिटी के पास में कि जब तक ये केस का जो है सॉल्यूशन नहीं निकलता, जब तक इस केस का ऑर्डर नहीं आता, तब तक आप मुझे इंटरम रेंट दिलवाते रहिए। कोर्ट उस पर ऑर्डर करेगा, ये राइट है उसका। मतलब ये नहीं कि उसके फाइनेंसेस स्क्वीज हो जाएंगे। अब टेनेंट की जिम्मेदारी क्या है? टेनेंट की जिम्मेदारी ये है कि भाई आपको जो है, जब आपने एग्रीमेंट किया है किराया देने का, तो एग्रीमेंट के हिसाब से ही आप जो है रेंट पे कीजिए टाइमली। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपने लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर देते हैं, तो उस केस में आपको रसीद की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे पहले पढ़ा था ना कि रिसिप्ट इशू करनी है। अगर आपको जो है वो मतलब ऑनलाइन पेमेंट मिल जाती है, तो ऐसी आपके द्वारा दी जाती है, तो ऐसी केस में टेनेंट को जो है वो रिसिप्ट की डिमांड नहीं कर सकता। वो मर्जी है कि लैंडलॉर्ड उसे देना चाहे या नहीं देना चाहे। बाकी ये जो है वही चीज़ें मेंटेनेंस ऑफ प्रीमाइसेस की वो पहले पढ़ ही ली है हमने। यहाँ पर भी राइट है कि जो रिपेयर वर्क जो है वो लैंडलॉर्ड को कराना था और टेनेंट ने वो लैंडलॉर्ड ने नहीं कराया, तो वो उस रिपेयर वर्क को टेनेंट करा सकता है और वो रेंट में से पैसे काट सकता है। जैसे वो सिक्योरिटी में से काट सकता था, यहाँ पर वो रेंट में से काट सकता है और अप टू, लेकिन रेंट का 50% से ज़्यादा नहीं काट सकता। मतलब आगे वाले महीनों में काट लेगा, लेकिन वो 50% रेंट तो उसे पे करना ही पड़ेगा। प्रीमाइसेस को गुड कंडीशन में रखना है। अगर अच्छा, इसके अलावा सपोज करो मेरा भाई दिक्कत आती है, टेनेंट को दिक्कत क्या है? सपोज करो उसने जमीन के वो कोई प्रीमाइसेस किराए पर ली, 5 साल की ले ली, 1.5 साल बाद उसे लगता है कि यार यहाँ तो काम करना ही दुर्भर हो रहा है, मैं यहाँ बैठ के तो काम ही नहीं कर सकता, हैबिटेबल कंडीशन इसी नहीं है, तो वो 15 दिन का नोटिस देके उस जगह को खाली कर सकता है। अब ये नहीं है कि वो फिर बाउंड रह जाएगा 5 साल के लिए कि जी 5 साल का किराया देना है आपको। अगर कोई भी जो है प्रीमाइसेस में नुकसान हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उसको लैंडलॉर्ड को बताना पड़ेगा कि भाई ये ऐसे नुकसान हो गया, डैमेज हो गया है, इसको आप ठीक कराइए या जैसे भी करना है वो करिए। अगर कोई फर्नीचर फिटिंग उसको दी हुई है तो उसकी टेक केयर करनी है उसको। अगर किसी एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा कि वो जो टेनेंसी कैसे खत्म होगी, तो वो 1 महीने का जो है नोटिस देके टेनेंसी को खत्म कर सकता है। और जब तक केस चल रहा है, तो अगर वो सपोज करो रेंट पे नहीं करता, अगर कोई केस चल रहा है और रेंट नहीं पे कर रहा है, रेंट एग्रीमेंट खत्म हो चुका है और कोई केस चल रहा है जैसे भी, ऐसी स्थिति में लैंडलॉर्ड क्या कहेगा कि मुझे तो डबल रेंट दिलाइए या मुझे 4 टाइम्स रेंट दिलाइए। तो टेनेंट का राइट है कि उस चीज से बचने के लिए वो लैंडलॉर्ड को रेंट पेमेंट कर सकता है, और लैंडलॉर्ड अगर लेने से मना कर दे तो वो जो है वो पे कर सकता है किसको, रेंट अथॉरिटी को, रेंट अथॉरिटी में जमा करा सकता है। रेंट अथॉरिटी इन टर्न फिर आगे पेमेंट कर देगी। और पीरियोडिक रिपेयर्स, उसे किन किन चीजों की मेंटेनेंस करनी है किसको, टेनेंट को, वो लिस्ट है, मैं उनको नहीं पढ़ रहा हूं। अब ये है कि किन कंडीशंस में जो है रेंट अथॉरिटी के पास में रेंट जमा कर सकता है टेनेंट। कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी, सपोज कीजिए लैंडलॉर्ड की डेथ हो गई, ये कंडीशन ये होती है लैंडलॉर्ड की डेथ हो गई और लीगल हेयर हो गए बहुत सारे, ओरिजिनल कौन है कौन नहीं है पता नहीं चल रहा, तो किसके पास जाएगा, रेंट अथॉरिटी के पास कि जी ये रेंट है, ये पकड़िए, इस प्रीमाइसेस का रेंट ये है, आप ढूंढ लीजिए कौन है इसका ओरिजिनल ओनर। वहां पर पहले एप्लीकेशन देगा ना, उनको केस समझाएगा कि ये मैटर है, तभी तो वो ऑर्डर करेंगे ठीक है जमा करा दो। इसके अलावा सपोज कीजिए कोई लैंडलॉर्ड चाहता है कि आप डिफॉल्ट करो, रेंट ही नहीं ले रहा हो,
ऐसी स्थिति में वो सारे केस लिख के जो है रेंट अथॉरिटी के पास जाएगा कि ये जो पैसे रेंट के लिए मैं भेज रहा हूँ इसको, पैसे ये ले नहीं रहा मेरे से। तो आप जो है क्या कीजिए, आप जो है रेंट अपने आप ले लीजिए और इसको आप बुलाकर अपना आप दे दीजिए। अब बात आती है कि लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, बहुत सी बार जो आपकी जरूरी सप्लाईज हैं उनको काट देते हैं। जरूरी सप्लाई क्या क्या हो सकती है? सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप कुकिंग गैस सप्लाई, लाइट इन पैसेज, लिफ्ट, स्टेयरकेस, कंजर्वेंसी, पार्किंग, कम्युनिकेशन लिंक्स और सैनिटरी सर्विसेज। ये सब जरूरी चीज़ें, आप रहोगे तो जो है आपको ज़रूरत है ना। तो अगर ये वो काट देता है, मतलब ये तो मेंटेन करना मैंडेटरी है, मतलब चाहे आपका कितना भी डिस्प्यूट चल रहा है ये तो कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो एसेंशियल सर्विस कैन नॉट बी कटिंग ऑफ और विदहोल्ड बाय लैंडलॉर्ड। अगर ये ऐसा कर देता है तो एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी रेंट अथॉरिटी के पास, और वो जो है इंट्रीम ऑर्डर पास कर देंगे। भाई इंट्रीम ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि भाई हाथ की ये चीज़ जो है आप कंटिन्यू करो। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, 1 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे, और फिर जो है वो पेनल्टी लगा सकते हैं मैक्सिमम 2 मंथ की रेंट की, जिसका भी डिफॉल्ट हो, चाहे वो जो रेंट अथॉरिटी उसका लैंडलॉर्ड का डिफॉल्ट हो, चाहे वो टेनेंट का डिफॉल्ट हो, तो मैक्सिमम 2 मंथ का रेंट वो पेनल्टी लगा सकते हैं। अगर गलत कंप्लेंट फाइल की गई है, परेशान करने के उद्देश्य से जो है कंप्लेंट फाइल की गई है, तो भी 2 महीने की पेनल्टी वो रेंट के बराबर की लगा सकते हैं। रिपोजिशन, सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि भाई प्रॉपर्टी अगर दे दी तो वापस कैसे मिले, किराएदार से वापस कैसे मिले, रिपोजिशन कैसे ले। तो कैसे कैसे वो रिपोजिशन ले सकता है वो देख लेते हैं। भाई एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई इतने दिन का एग्रीमेंट है, इतने के बाद में आप ऐसे खाली करके दोगे, तो नंबर 1 तो आप रिपोजिशन वापस इस तरह से ले सकते हैं। दूसरा, अगर लीगल हेयर है, जो मैंने पहले केस बताया था कि लीगल हेयर के केस में कि वो कंटिन्यूस ऑफ टेनेंसी के बाद भी, कंटिन्यूस ऑफ टेनेंसी के दौरान भी वो क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं रेंट अथॉरिटी के पास में कि ये प्रॉपर्टी आप खाली कर दो जी। एक बड़ा राइट और सर, बड़ा राइट क्या है? पता चला कि जो है प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड के पास थी, लैंडलॉर्ड ने क्या करा, प्रॉपर्टी मतलब सपोज लैंडलॉर्ड का नाम है एक्स, उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी और किसके पास चली गई, वाई के पास चली गई। तो एक्स को तो जो रेंट मिल रहा था या नहीं मिल रहा था, वाई का देना बंद कर दिया उसने। वाई ने आके कहा कि भाई प्रॉपर्टी सेल हो गई, वाई ने कहा कि मैं इसका ऑनर हूं, तो जो है वो बेच दी, मतलब वो वाला जो रेंट पहला मिल रहा था वो भी रेंट नहीं मिल रहा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई आप जो है प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। पहले आप इंटीमेट करोगे किसको, टेनेंट को, कि भाई ये हम प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। जो नया लैंड ओनर आएगा वो जो है वो इंटीमेट करेगा विद इन 1 मंथ टेनेंट को कि भाई अब इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हो गया हूं, अब आपको किराया किसको देना है, मुझे देना है। अगर सपोज करो 6 महीने बाद वो टेनेंसी एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, तो 6 महीने बाद वो प्रॉपर्टी खाली करा सकता है। अगर टेनेंसी एग्रीमेंट 3 साल बाद खत्म हो रहा है सपोज करो, तो जिस दिन उसने खरीदी उसके 1 साल बाद वो नोटिस देकर उस प्रॉपर्टी को खाली करा सकता है। मतलब ये नहीं कि जो है उसको 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा एग्रीमेंट खत्म होने का, यानी 1 साल उसको सामने वाले को इंटीमेट कर देगा कि भाई प्रॉपर्टी ये आप खाली करो। और कोर्ट के एग्रीमेंट से कैसे, कोर्ट के ऑर्डर से कैसे कैसे खाली हो सकती है? अगर आप किराया नहीं दे रहे हैं एग्रीमेंट के हिसाब से तो आप खाली करा सकते हैं, मतलब टेनेंट किराया नहीं दे रहा है तो आप खाली करा सकते हैं। अगर आपने नोटिस दिया भाई आप हमें रेंट नहीं पे कर रहे हो और आप रेंट भी नहीं दे रहे हो, आप हमें इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे हो उसका, या जो खर्चे के पैसे हैं वो नहीं दे रहे हो, और वो लगातार 2 महीने तक डिफॉल्ट कर देता है इस चीज़ के अंदर, तो ऐसी स्थिति में भी 2 महीने बाद आप जो है उसको खाली कराने के लिए केस फाइल कर सकते हैं रेंट अथॉरिटी के पास में, और रेंट अथॉरिटी जो ऑर्डर कर सकती है कि भाई आप जो है खाली करो। लेकिन अगर वो पैसे दे देता है, जितने ड्यू बन रहे थे पैसे वो दे देता है, तो वो ये मान लिया जाएगा कि सफिशिएंट कंप्लायंस हो चुकी है, तो फिर वो केस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा।
अगर सपोज करो टेनेंट ने क्या किया कि वो उसने किसी और को जो है किराए पर दे दी प्रॉपर्टी, पार्टी किसी और को कब्जे में दे दी, ऐसी स्थिति में भी आप प्रॉपर्टी खाली करा सकते हैं। ये जो ग्रीन वाला है सर ये इंपॉर्टेंट है, ये जीएसटी वाला जो मैटर है, जीएसटी और इनकम टैक्स वाला क्या है। इफ द टेनेंट इज ए फर्म and landlord written permission has not been taken in the case of change of the proprietor or partner or nature of business। चाहे मतलब टेनेंट एक फर्म है और इसमें पार्टनर चेंज करते ही हो इनकम टैक्स में, लेकिन आपने किसको नहीं बताया, लैंडलॉर्ड को, तो ये भी ग्राउंड बन जाएगा खाली कराने का। इसके अलावा आप आइटम ऐड करते रहते हो जीएसटी के अंदर कि अब ये वाला काम भी करेगा, अब ये वाला काम भी करेगा, ये वाला काम भी करेगा, और एग्रीमेंट में क्या लिखा, कुछ और लिखा कि ये वाला काम करने के लिए प्रीमाइसेस दी जा रही है, तो ये भी ग्राउंड बन जाएगा खाली करने का। टेनेंट मिसयूज कर रहा है अगर प्रीमाइसेस का, या ऐसी चीजें कर रहा है जो पब्लिक मतलब पब्लिक में न्यूसेंस मानी जाती हैं, उन बेसिस पे भी प्रॉपर्टी खाली कराई जा सकती है। अगर वो इंक्रोचमेंट कर रहा है या किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो भी वो खाली करा सकते हैं। प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है तो भी खाली हो सकती है। अगर वो प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज कर रहा है कि वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द लैंड ओनर, तो भी खाली हो सकती है प्रॉपर्टी। यूजर ऑफ प्रीमाइसेस फॉर इमोरल और इलीगल पर्पसेस, जो लॉ के हिसाब से नहीं है, उन अगर वो किए जा रहे तो उस बेसिस पे भी खाली कराई जा सकती है। इसके अलावा सपोज करो आप जो है आप चाहते हो कि मैं रिकंस्ट्रक्शन करूं, रिपेयर करूं, रिनोवेशन करूं, और जब तक वो प्रॉपर्टी खाली ना करे तब तक वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इस ग्राउंड पे भी जो है रेंट अथॉरिटी को आपको कन्विंस करना पड़ेगा और वो खाली करेगा। इसके अलावा चेंज इन लैंड यूज, सपोज कीजिए कोई रेजिडेंशियल एरिया में दुकान चल रही थी, कमर्शियल यूज कर रहे थे, अब वो अथॉरिटी कहती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कहती है कि कंपलसरी आपका तो ये रेजिडेंशियल एरिया है, आप जो है इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर आप अपना मैप ठीक करो, जो आपने दुकान बना ली है दुकान को बंद करो, इसको जो है अंदर कमरा बनाओ। तो ऐसी स्थिति में लैंड यूज चेंज हो रहा है या लैंड यूज का मिसयूज हो रहा है, तो भी जो है आप खाली करा सकते हैं उस ग्राउंड पे। अगर टेनेंट ने कोई स्ट्रक्चर चेंज कराए हैं तो भी आप खाली करा सकते हैं। टेनेंट ने किराया दूसरे को किराए पर दे दिया बिना आपकी परमिशन के, सबलेट कर दिए, तो भी आप खाली करा सकते हैं। अगर टेनेंसी जो है वो डिटरमाइंड थी, सपोज कीजिए 11 महीने का एग्रीमेंट था, 11 महीने के बाद उसे खाली करनी थी, अब वो टाइम बीत चुका है, तो भी आप खाली करा सकते हैं। अगर मान लें सपोज करो रहने के लिए मकान दिया आपने, तो जो टेनेंट है उसका परिवार वो रह सकता है, उसका परिवार रह सकता है, वो किसी और को बुला लेता है बाहर से रहने के लिए कि आप भी आकर रह लो, जो उसके फैमिली का मेंबर नहीं है। इस ग्राउंड पे भी आप खाली करा सकते हैं। अगर उसने सब्सटेंशियली रिमूव द इफेक्ट, मतलब वो आपसे सपोज करो दुकान ली थी, दुकान उसने किराए पर ली थी दुकान चालू करने के लिए, और वो क्या करता है कि दुकान में से सामान निकाल लेता है, तो आप कह सकते हैं कि अब उसका सब्सटेंशियली जो है वो उसने अपना राइट बनाया हुआ है दुकान पे, नहीं बनाया हुआ, जो जिस पर्पज के लिए थी वो पर्पज कर ही नहीं रहा, अपना जो इफेक्ट है वो सब्सटेंशियली खत्म कर दिया उसने, तो ये भी ग्राउंड बन जाएगा आपको खाली कराने के लिए। जब लैंडलॉर्ड को अपने काम के लिए उसकी जरूरत हो तो भी वो ले सकता है। और सर मैं 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट बता के फिर इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब रेंट एग्रीमेंट में जो देखने वाली चीज़ें वो क्या है, बात करता हूँ एक्ट की 1899 की सेक्शन 33। वो ये कहता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, अगर उसके पास में कोई भी उसके सामने कोई भी एग्रीमेंट आता है और वो प्रॉपरली स्टाम्प्ड नहीं है तो वो उसको इम्पाउंड कर लेगा। मीन्स अगर आप रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं, पता चला कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप रेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए,
प्रॉपरली स्टाम्प्ड होना चाहिए, क्योंकि जब जैसे ही आप रेंट अथॉरिटी के पास मतलब आप जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे एग्रीमेंट को, दैट मस्ट भी क्या होना चाहिए, वो प्रॉपरली स्टाम्प्ड होना चाहिए, वरना वो क्या करेगा, इम्पाउंड कर लेगा और स्टाम्प अथॉरिटी को बोल देगा कि भैया ये जो है ये स्टाम्प की चोरी की है, आपके अगेंस्ट में केस चालू कर देगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है कि अगर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ईयर टू ईयर लीज दे रहे हैं, जिसका 1 साल से ज़्यादा अगर आपने किराए पर नहीं दी है, लीज पे नहीं दी है, तो ऐसी स्थिति में उसको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ईयर से ज़्यादा आपका जो है टेन्योर हो गया एग्रीमेंट का, तो ऐसी स्थिति में आपको लोकल रजिस्ट्रार के पास जाके जो है वो रजिस्टर्ड कराना है। इट मीन्स आपको रजिस्ट्रेशन कितने कराने पड़ेंगे? 2, एक लोकल रजिस्ट्रार के पास में और एक रेंट अथॉरिटी के पास। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, इतनी सी लाइन लिखी है सेक्शन 108, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ लेजर एंड लीजी इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। मैंने इतना सा लिखा, बस उसका वजह बता देता हूँ। यहाँ पर जो एग्रीमेंट होंगे, यहाँ तो एग्रीमेंट से ही काम चलेगा ना टेनेंसी एक्ट एग्रीमेंट के अंदर, तो 108 देखने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो जरूरत ही नहीं है ना। राइट एंड ड्यूटीज किसके अंदर आ गए फिर? आपके टेनेंसी एक्ट के अंदर आ गए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, आप जैसे किसी ने रजिस्ट्री, सबने कराई होंगी रजिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं छोटी, क्या क्या होता है? फोटो लगते हैं, उंगलियों के निशान लगते हैं, अब तो आंखों की पुतलियों का भी निशान ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो क्या क्या चीज़ जरूरी होती है? सेक्शन 7 है रजिस्ट्रेशन एक्ट का 1908। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी रजिस्टर्ड विद द प्रॉपर्टी टू विच दे रिलेट इज सिचुएटेड इन ए डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये तो वही रिपीटेशन है किसका, जो पीछे हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर है कि भाई जो भी 1 साल से ज़्यादा की है उसको आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन कराना है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी यही कह रहा है और ये रजिस्ट्रेशन एक्ट भी इसी चीज़ को कह रहा है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कह रहा है? सेक्शन 21 कि जब भी आप कोई एग्रीमेंट करेंगे उसमें क्या क्या बताओगे आप? उसको हाउस नंबर बताना है आपको, उसकी बाउंड्रीज बतानी है, चौहद्दी बोलते हैं ना, चारों तरफ बताइए क्या क्या है वो बतानी है आपको, मैप लगाना है उस प्रॉपर्टी का, सराउंडिंग एरिया बताने हैं, रोड बताना है, लैंडमार्क बताना है, ओनर बताना है, प्रीवियस ओनर बताना है और सराउंडिंग एरिया बताना है। पहला में पढ़ते हैं ना कि पिछले वाले ये था, अब इससे इसने खरीद लिया और ऐसे ऐसे ये हो गया, तो ये सारी चीज़ भी आपके रेंट एग्रीमेंट में होनी चाहिए। टाइम कितने टाइम के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है रजिस्ट्रार के पास में, ये दिया हुआ है 4 महीने का। 4 महीने के अंदर आपको कोई भी एग्रीमेंट आप करते हो तो 4 महीने के अंदर उसको रजिस्टर्ड करा लो। और इसके बाद में सेक्शन 32 में कह रहा है कि कंपल्सरी अफिक्सिंग ऑफ फोटोग्राफ, कि आपको एग्रीमेंट पे फोटो भी जरूर लगाने हैं। और अगर ये रजिस्ट्रेशन एक्ट में सेक्शन 49 में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट जो रजिस्टर्ड होना था और आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया तो इसका इफेक्ट ये होता है कि कोई भी राइट ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो मतलब आपको अगर कोई एग्रीमेंट आपने रजिस्टर्ड कराना था रजिस्ट्रार के यहाँ पर, आपने नहीं कराया तो आपका कोई राइट क्रिएट नहीं हुआ, इवन टेनेंसी राइट भी आपका क्रिएट नहीं हुआ अगर आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया। मैं बहुत थोड़ा सा बस में ले रहा हूँ कि आपने पूछा रेंट अथॉरिटी कौन होगी। रेंट अथॉरिटी डीएम बताएगा कि वो किसको बनाता है, एडीएम फाइनेंस को बताता है, एडीएम या एसडीएम जिसको भी बनाना चाहे वो उसको रेंट अथॉरिटी अपॉइंट कर सकता है। रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज बताएगा किसको वो रेंट जो है ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है। तो ऑलरेडी अपॉइंटेड है अब ये कागज में होंगे जरूर, क्योंकि ये तो 3 महीने के अंदर बनने थे ना, 2021 से 3 महीने के अंदर सब चीज़ एस्टेब्लिश करनी होती, तो वहीं जो भी होगा कोर्ट के अंदर ही एस्टेब्लिश होगा, मतलब डीएम ऑफिस में और वहाँ पे। लेकिन वहाँ जाने की जरूरत, अगर केस होगा तो आपको जाने की जरूरत पड़ेगी, वरना तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, रजिस्ट्रेशन तो वहीं हो जाएगा। ठीक है, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन, जो और चीज़ें आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, बाकी जो सारी मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। थैंक यू वेरी मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीनियर मेंबर सीएल गुलचर जी से कि वो आएँ और एक मोमेंटो देके हमारे स्पीकर योगेश गोयल जी को एज अ टोकन ऑफ लव। सर थोड़ा वेट। ठीक है जी, बढ़िया।